हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे 1861 के इंडियन हाई कोर्ट एक्ट को। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको लीगल हिस्ट्री के पेड नोट्स चाहिए और हिंदी में चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। इसके अलावा जो नोट्स के प्राइस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 को समझने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे कि क्यों ये जो एक्ट लाया गया था 1861 का, इसे लाने के पीछे क्या कारण थे या क्या रीज़न थे। तो अगर बैकग्राउंड की बात करें तो देखो, सबसे पहले ये होता था कि जब तक 1861 का इंडियन हाई कोर्ट एक्ट नहीं आया था, उससे पहले क्या हुआ था कि इंडिया के जो प्रेसिडेंसीज़ होती थी, अब प्रेसिडेंसी का मतलब जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, तो इनमें क्या होता था कि डुअल जुडिशियल सिस्टम चल रहा था, मतलब दोहरी न्याय व्यवस्था चल रही थी। अब दोहरी न्याय व्यवस्था का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये था कि जो प्रेसिडेंसी शहर थे, जैसे बॉम्बे था उस टाइम पे, और मद्रास था, है ना, कलकत्ता था, ये क्या थे? ये प्रेसिडेंसी शहर थे। तो इनके में जो होता था एक सुप्रीम कोर्ट होता था। तो ये सुप्रीम कोर्ट ही सारा का सारा जुडिशियल काम जो होता था वो करते थे। और सुप्रीम कोर्ट में जो भी मतलब निर्णय होते थे वो सब अंग्रेज़ी कानून पर आधारित होते थे, मतलब इंग्लिश लॉ के हिसाब से जजमेंट दिया जाता था। जबकि जो प्रेसिडेंसी के अंदरूनी इलाके थे, मतलब जो उनके आंतरिक क्षेत्र थे, उनमें क्या होता था कि कंपनी की सदर दीवानी अदालतें और सदर निजामत अदालतें जो थी वो काम कर रही थी। तो एक तरीके से मतलब जब तक 1861 का हाई कोर्ट एक्ट नहीं आया था ना, उस टाइम पे क्या होता था कि दो तरह के यहाँ पे हम जुडिशियल सिस्टम देखते हैं। एक देखते हैं हम सुप्रीम कोर्ट, ठीक, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आपने देखा तो इसकी कार्य पद्धति मैंने जैसे कि बताया इंग्लिश लॉ पर आधारित थी। जबकि जो प्रेसिडेंसी थी, एक होते थे कंपनी के कोर्ट। अब कंपनी के जो कोर्ट होते थे उसमें सदर दीवानी और सदर फौजदारी अदालत थी, ठीक। तो इस तरीके से दोहरा यहाँ पे डुअल सिस्टम चल रहा था, जिससे बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, ठीक। तो अब यहाँ पे ये जो कोर्ट थे, जिससे बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, बहुत सारी। अब देखो, जब दो तरह के कोर्ट होंगे किसी भी जगह पे, तो जो लोग अपना केस लाते थे, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो उनको ये नहीं समझ आता था कि जो अपना केस है वो किस कोर्ट में लेके जाए। तो इस तरीके से बहुत सारी उलझनें शुरू हो गई। अब इन उलझनों से निपटने के लिए ही 1861 का इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लाया गया। अच्छा, ये जो दोनों तरह के कोर्ट चल रहे थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट चल रहा था या सदर अदालतें जो चल रही थी, तो ये क्या होता था कि इसमें कुछ चीज़ों को लेके दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, बहुत सारी इसमें मतलब अंतर थे बहुत सारे, जैसे कि न्यायाधीशों की योग्यता को लेकर। अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस था कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते थे, वो आमतौर पे क्या होते थे, प्रोफेशनली एडवोकेट होते थे इसमें, ठीक, जिन्हें कम से कम 5 साल की बैरिस्ट्री का अनुभव होना बहुत ज़रूरी था। मतलब सुप्रीम कोर्ट में वही लोग प्रैक्टिस कर सकते थे जिन्हें कम से कम 5 साल की बैरिस्ट्री का अनुभव हो, ठीक है ना। जबकि जो कंपनी के द्वारा बनाए गए कोर्ट थी, जैसे कि ये सदर अदालतें थी, है ना, चाहे सदर निजामत अदालत हो या फिर सदर दीवानी अदालत हो, इनमें क्या होता था कि जजिस के लिए जो है वो वकील होना ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी नहीं था कि जो लोग जजिस का काम कर रहे हैं या जो लोग जजमेंट दे रहे हैं उनके पास वो एडवोकेट हो या फिर उन्होंने कहीं पे बैरिस्ट्री की हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। और कानून का ज्ञान ना होने पर भी उन लोगों को जजिस के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता था। तो ये डिफरेंस था दोनों के बीच में। दूसरा डिफरेंस था ज्यूरिडिक्शन का। अब देखो, कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट था उसको सिविल और आपराधिक मामलों में मौलिक और अपीलीय दोनों तरह का ज्यूरिडिक्शन था, मतलब वो अपील भी सुनता था और उसको कुछ मामलों में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन भी मिला हुआ था। जबकि कंपनी की जो सदर दीवानी और जो सदर निजामत अदालतें थी, उसमें क्या होता था कि केवल अपीलीय उनको अधिकारिता दी, मतलब वो सिर्फ अपील सुन सकते थे, उनको ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं दिया गया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो कोर्ट थे ये सिर्फ अपील सुन सकते थे, लेकिन ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं था किसी भी केस में। उसके बाद आता है लॉ का प्रयोग। अब देखो, इस आधार पर भी ये जो सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतें थी, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस था। कैसे था कि ये जो आपके सुप्रीम कोर्ट था, उस टाइम की बात कर रहे हैं हम, तो उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट था और यहाँ पे ये जो कोर्ट था, इसमें इंग्लिश लॉ का यूज़ किया जाता था। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे अंग्रेज़ी विधि का प्रयोग होता था। जबकि ये जो सदर अदालतें थी, जो कंपनी की न्यायालय जिन्हें कहते थे, इनमें क्या होता था, कस्टमरी लॉज का यूज़ किया जाता था,
ठीक है ना। तो यहाँ पर इस आधार पर भी दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे और इतने ज़्यादा डिफरेंसेस होने के बाद ही जो है वो समस्याएं बढ़ती चली गई, जिसके बाद इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ही 1861 का इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लाया गया कि कैसे इस दोहरी न्याय व्यवस्था को समाप्त किया जा सके, कैसे इस डुअल जुडिशियल सिस्टम को समाप्त किया जा सके और लोगों को न्याय पाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए ये एक्ट लाया गया था। तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आने से पहले 1861 से पहले क्या सिनेरियो था और क्या बैकग्राउंड था, ये सब हमने समझ लिया कि क्यों इंडियन हाई कोर्ट एक्ट को लाने की ज़रूरत महसूस हुई। अब देखो, ये जो प्रेसिडेंसी शहरों में जो भी ये डुअल जुडिशियल सिस्टम चल रहा था, जो भी मतलब न्यायिक व्यवस्था चल रही थी, ये दोहरी न्याय व्यवस्था थी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट काम कर रहे थे तो दूसरी तरफ सदर अदालतें काम कर रही थी। तो इससे बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किलें उत्पन्न होने लगी, जिसके बाद क्या होता है कि 1861 में 16 अगस्त 1861 को इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया जाता है। और ये जो इंडियन हाई कोर्ट है, ये कौन पारित करता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है ना। उस टाइम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट था, ये इसको पास करता है। जिसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंसी नगर जो थे, जो भी बॉम्बे था, मद्रास था या कलकत्ता था, मतलब जो भी उस टाइम पे प्रेसिडेंसी शहर थे, उनके सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को ख़त्म कर दिया गया। मतलब ये जो सिस्टम बहुत टाइम पहले से चला आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट है और सदर अदालतें हैं, इनको ख़त्म कर दिया गया और उनकी जगह पे हर प्रेसिडेंसी नगर में एक एक हाई कोर्ट जो है वो बना दिया गया, जिसको कहा गया था हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। तो यहाँ पे 16 अगस्त 1861 को ये एक्ट पारित होता है और हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को ख़त्म कर दिया जाता है। और फाइनली जो है यहाँ पे फिर क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे देखो कलकत्ता में हाई कोर्ट बनाया जाता है 14 मई 1862 को। तो ये जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट था, इसने फाइनली इस प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन कर दिया जो बहुत टाइम पहले से चला आ रहा था। और अब जो है हम समझेंगे कि बेसिकली इस एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजंस थे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। सबसे पहले 1861 का जब हाई कोर्ट एक्ट आ गया, तो उस इंडियन हाई कोर्ट एक्ट में हाई कोर्ट के गठन के लिए क्या प्रावधान, क्या दिया गया था कि उस हाई कोर्ट का, उन हाई कोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, मतलब उनको कैसे बनाया जाएगा। तो इसमें कहा गया था कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में जो भी हाई कोर्ट बनेगा उसमें एक तो चीफ जस्टिस होंगे, मतलब एक तो मुख्य न्यायाधीश होंगे और साथ ही मैक्सिमम जो है वो 15 जजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक मुख्य न्यायाधीश और जजेस कितने? 15, ठीक है ना। जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम इनकी संख्या जो है वो कितनी रखी गई थी? 15 रखी गई थी, जिनमें कम से कम जो 1/3 थे, कम से कम जो 1/3 थे, उनके लिए ऐसा बैरिस्टर होना ज़रूरी था जिन्होंने कम से कम 5 साल का पहले बैरिस्ट्री का अनुभव रहा हो। और कम से कम 1/3 ही, मतलब 1/3 ही कंपनी के सिविल सर्विसेज में ऐसे मेंबर होने चाहिए थे जिन्होंने कम से कम 10 साल तक प्रशासनिक सेवा की हो, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में उनका योगदान रहा हो। तो एक तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी और उसका गठन कैसे होता था। तो हाई कोर्ट जो है उसमें एक चीफ जस्टिस होता था, 15 न्यायाधीश होते थे और उनके लिए कुछ क्वालिफिकेशन का होना ज़रूरी था, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन भी इस एक्ट में दी गई थी, तो ये हमने देख लिया। अब पढ़ेंगे इसके जुरिस्डिक्शन के बारे में कि इस हाई कोर्ट को किस तरीके का जुरिस्डिक्शन मिला हुआ था, किस तरीके के मैटर को ये सॉल्व कर सकता था। तो अगर हम जुरिस्डिक्शन की बात करें तो ये जो हाई कोर्ट बनाए गए थे सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को ख़त्म करके, तो इन्होंने क्या किया, ये एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये अपनी अवमानना के लिए दंड भी दे सकता था। इसके अलावा ये सिविल केसेस देखता था, क्रिमिनल केसेस देखता था, मैरीटाइम जुरिस्डिक्शन भी इसको था, मतलब समुद्री वगैरह रिलेटेड जो केस होते थे, सामुद्रिक मामले, उनको देखता था। टेस्टामेंट्री केसेस ये देख सकता था, जैसे वसीयत, विल से रिलेटेड अगर कोई मैटर है। और अगर मैरिटल केसेस हैं, मतलब अगर वैवाहिक मामले हैं, तो उसमें इसको मौलिक अधिकारिता भी थी, मतलब ओरिजिनल जुरिडिक्शन था, सीधे मामला इसी में जाया जा सकता था। और अपीलेट जुरिडिक्शन भी था, मतलब ये अपील भी सुन सकता था उन केसेस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा जुरिस्डिक्शन इस कोर्ट को मिला हुआ था और लगभग मतलब यहाँ पे सारी अधिकार शक्तियाँ इसको मिली हुई थी। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि इन हाई कोर्ट्स को वो सारी पावर होगी जो पहले उन सुप्रीम कोर्ट को थी जो इससे पहले चल रहे थे। अभी जो हमने पढ़ा ना कि सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतें थी, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट पहले से चल रहे थे, इनकी सारी पावर किसको दे दी गई? इन हाई कोर्ट्स को, ठीक। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया गया। इसके बाद अब हम आते हैं इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1911 पर। अब देखो, ये जो 1911 के इंडियन हाई कोर्ट एक्ट थे, इनको क्यों लाया गया, ये एक्ट क्यों बनाया गया? तो देखो क्या होता है कि जब 1861 का हाई कोर्ट एक्ट लाया गया तो उसमें बहुत सारी मतलब कुछ ना कुछ दिक्कतें थी, बहुत सारी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो समस्याएं थी उस टाइम पे, या 1861 का जो हाई कोर्ट एक्ट आया था, उसमें कुछ सुधार करने के लिए, कुछ रिफॉर्म्स करने के लिए ही 1911 का इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लाया गया।
ठीक। इस अधिनियम द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर मैक्सिमम कितनी कर दी गई, 16 से 20। मतलब पहले कितने होते थे, ओनली 15 होते थे पहले, लेकिन अब यहाँ पे एक तो जजेस की संख्या बढ़ा दी कि अब कितनी होगी, 20 होगी मैक्सिमम। ठीक है ना, 16 से 20 के बीच में हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम कितनी होगी, 20 होगी। इसके अलावा जो हिज मजिस्ट्री थे उनको अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। हिज मजिस्ट्री का मतलब क्या होगा यहाँ पे हिज मजिस्ट्री का मतलब है ब्रिटिश क्राउन। ठीक है ना, तो ब्रिटिश क्राउन को ये पावर दे दी गई इस एक्ट के द्वारा कि वो कुछ अनदर या एडिशनल हाई कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो अनदर है ना, एडिशनल हाई कोर्ट की भी वो स्थापना कर सकते हैं। ठीक। और गवर्नर जनरल को भी ये पावर दे दी गई कि वो क्या करेंगे कि 2 साल के लिए सहायक न्यायाधीशों यानी एडिशनल जजेस को अपॉइंट कर सके। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था 1911 का, इसको क्यों लाया गया, 1861 वाले इंडियन हाई कोर्ट एक्ट में कुछ रिफॉर्म करने के लिए लाया गया, जिससे जजों की संख्या बढ़ा दी और क्राउन को ये पावर दे दी कि वो कुछ एडिशनल हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब जब 1911 का इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आ गया तो उसके बाद कुछ अदर हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए गए, जिनके कुछ मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि 9 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना की गई 1911 के एक्ट के बाद, और उसके बाद 21 मार्च 1919 को लाहौर में भी एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जानने। अब जो हम आगे वीडियो में जानेंगे वो जानेंगे कि इंडिपेंडेंट इंडिया में हाई कोर्ट कैसे थे। तो फाइनली 26 जनवरी और 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हो जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, जब भारत आज़ाद हो जाता है तो उसके बाद उसमें हाई कोर्ट के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो हर स्टेट के लिए यहाँ पर एक हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है, लेकिन पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि पार्लियामेंट चाहे तो 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए एक ही हाई कोर्ट भी इस्टेब्लिश कर सकती है। ठीक है ना, तो ये आज का सिनेरियो है। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या होता है कि हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे, है ना, जो भी उनको अपॉइंट करने के नियम क्या होंगे, उनकी योग्यताएं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 217 में दिए गए हैं। ठीक। इसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इनका सेवा काल भी सुरक्षित रखा गया है, मतलब कितने से कितने टाइम तक ये काम करेंगे, वो सारी चीज़ें जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। तो जब से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद से क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है उन्हीं प्रोविजंस के बेसिस पर इंडिया में अलग अलग स्टेट के लिए हाई कोर्ट बनाए गए हैं। हालांकि पार्लियामेंट को पावर दी हुई है कि वो चाहे तो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट भी इस्टेब्लिश कर सकती है। तो ये हो गया आज का सिनेरियो। तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा है, हमने समझा है 1861 के इंडियन हाई कोर्ट एक्ट को। ये एक्ट मतलब बहुत ज़्यादा प्रोविजंस लेके आया था और उसके बाद भी इसमें कुछ रिफॉर्म्स की अगर ज़रूरत महसूस की गई तो उसको 1911 में रिफॉर्म किया गया। उसके बाद जब 1911 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट में जो 1861 का था उसमें जब कुछ रिफॉर्म किए गए तो 1911 के बाद कुछ हाई कोर्ट बनाए गए। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि लाहौर में भी एक हाई कोर्ट बनाया गया था, पटना हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था, और लास्ट में हमने देखा कि स्वतंत्र भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में हाई कोर्ट का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।